अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद को काउंटर करने के लिए, नाकाम बनाने के लिए हुकूमत भी एक्टिव हो गई है। हुकूमत ने मुख्तल्फ प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं और मुख्तल्फ ऑप्शंस पर काम शुरू कर दिया है कि क्या कुछ हुकूमत कर सकती है। आज के व्लॉग में बताऊंगा कि हुकूमत की एक्टिविटीज़ जो हैं काउंटर प्लान के लिए वो क्या हो रही है। स्पीकर कौमी असम्बली क्या कर रहे हैं, वज़रा क्या कर रही हैं, वज़ीर आज़म क्या कर रही हैं, और कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से भी स्पेशली बताऊंगा कि इजलास बार बार जो मुलतवी किया गया और अब तो कौमी असम्बली का हाल ही हुकूमत ने फॉरेन ऑफिस के हवाले कर दिया है, यानी वजारत खारजा को हैंड ओवर कर दिया है कि OIC ममालिक के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, वो कौमी असम्बली के इजलास में, यानी कौमी असम्बली के हाल के अंदर। तो उसके लिए रिन्यूवेशन शुरू कर दी है स्पीकर कौमी असम्बली के मुताबिक कि रिन्यूवेशन चल रही है, काम चल रहा है कौमी असम्बली के इजलास में। और ये वजारत खारजा इतलात ये हैं कि वजारत खारजा काम करा रही है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर है वजारत खारजा मेज़बान है कॉन्फ्रेंस की, तो हाल में जो कुछ काम होना है, खर्चा खुर्चा जो करना है, वो वजारत खारजा की जानिब से किया जा रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं, क्या रिन्यूवेशन हो रही है कौमी असम्बली में, इसके बारे में बताऊंगा। तो हुकूमत, एक तो अलग अलग इजलास हो रहे हैं हुकूमत के। वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल इजलास पे इजलास कर रहे हैं और रूस के दौरे से वापसी पे ज़ाहिर है फिर उन्होंने इजलास बुला लिया है। लेकिन स्पीकर असद कैसर जो हैं वो भी पार्टी बने हुए हैं। स्पीकर को वैसे गैर जानिबदार होना चाहिए, हुकूमत का नहीं होना चाहिए, ये तसर नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पीकर साहब वज़रा को बुला के मीटिंगें कर रहे हैं और अपोजिशन के लोगों को तोड़ने के लिए ये हुकूमत ये तसर दे रही है। इस वक्त हुकूमत अपने बंदों को बचाने के लिए हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे बंदे हैं, PTI के लोग हैं, जो नाराज़ लोग हैं या जहांगीर तरीन के साथ हैं या हमारे जो इत्तेहादी हैं, उनको तो भाई संभालें। उनको हुकूमत संभाल नहीं पा रही। इत्तेहादी अपोजिशन के साथ मुलाकातें कर रही हैं, मामलात डिस्कस कर रही हैं। जहांगीर तरीन, उनके लिए अभी इतला ये आई है कि जी उनकी सेहत नासाज हो गई है। हफ्ता एक थे लाहौर के मकामी हॉस्पिटल में एडमिट थे, फिर वहाँ से घर शिफ्ट हुए थे। अब ये इतला आई है कि एक हफ्ते के लिए वो लंदन चले गए हैं। तो ये कोई अपोजिशन के लिए कम से कम ये घबराने वाली बात इसलिए नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते के लिए इतला है कि गए हैं, चेकअप करा के वापस आएंगे। तो तहरीक अदम एतमाद में तो अभी टाइम पड़ा है, कोई एक हफ्ते के अंदर कोई मंजूर नहीं होनी। मैंने कल व्लॉग एक किया था, उसमें मैं रह गया था बताना कि तहरीक अदम एतमाद कब तक लाई जाएगी। तो अभी पहले बता देता हूँ तो फिर न भूल जाऊँ कि तहरीक अदम एतमाद मिड मार्च तक आ सकती है। 15 मार्च से आगे पीछे इन दिनों में तहरीक अदम एतमाद लाई जाने का इम्कान है। अपोजिशन जो प्लान बना रही है, क्योंकि 23 मार्च को अपोजिशन का PDM का लॉन्ग मार्च आएगा। कल पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च निकल रहा है कराची से 27 फरवरी से। तो ये 8 मार्च को यहाँ पे पहुँचेगा। 8 मार्च के बाद, यानी 23 मार्च और 8 मार्च के दरमियान में जो दिन है, इन दिनों में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। और 22 और 23 मार्च को वैसे ही कौमी असम्बली का इजलास वजारत खारजा को दे दिया गया है, यानी OIC ममालिक के वज़राए खारजा की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, ये मैंने पहले ही जब ये बुलाई जा रही थी तो मैंने पहले ही बताया था, खदशा जाहिर किया था। अब बुलाई नहीं गई थी कॉन्फ्रेंस, न हाल दिया गया था, लेकिन हमने अपने व्लॉग में बताया था कि जी हुकूमत इस प्लान में है कि 23 मार्च के दिनों में OIC ममालिक की कॉन्फ्रेंस वज़राए खारजा की बुलाई जाए। OIC में क्योंकि इस्लामी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं और इस्लामी ममालिक हैं, तो इस्लामी ममालिक के साथ मौलाना फजल रहमान के भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो शायद मौलाना फजल रहमान लिहाज रख जाएं या इस्लामी ममालिक उनको कहें कि जी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि बाहर के ममालिक कोई मुदाखलत करेंगे हमारे अंदरूनी मामलात में।
تو لیکن حکومت کا ایک یہ پلان تھا، ذہن تھا کہ جی OIC ممالک کی کانفرنس بلائیں تاکہ اپوزیشن جو ہے ان کے لحاظ میں جو ہے اپنا لانگ مارچ جو ہے کینسل کرے، لیکن ایسا ابھی تک کوئی سین نظر نہیں آ رہا کہ اپوزیشن کا کوئی لانگ مارچ کینسل ہو سکتا ہے۔ تو حکومت نے بہرحال 22-23 کو قومی اسمبلی جو حال ہے 22-23 مارچ کے دنوں میں، یہ OIC ممالک کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس کے لیے وزارت خارجہ کو دے دیا ہوا ہے۔ تو اب حکومت نے اس کی رینوویشن شروع کر دی ہے، کارپیٹ چینج کرائے جا رہی ہیں، سیٹوں کے کور جو ہیں کہیں کوئی وہ خراب ہیں، کہیں میلے ہیں یا کہیں پھٹ گئے ہیں تو وہ چینج کیے جا رہی ہیں، رنگ روگن کیے جا رہی ہیں، کلر کرایا جا رہا ہے قومی اسمبلی کے ہال کو، یا مائکیں ہیں جو لاؤڈ اسپیکر مائک ہوتے ہیں، ہیڈ فون ہوتے ہیں، وہ ٹھیک کرائے جا رہی ہیں، گیلریوں کی صفائی ستھرائی کرائی جا رہی ہے تاکہ کانفرنس میں جو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ آئیں تو حال ہمارا اچھا لگے۔ لیکن اس سے پہلے مختلف دنیا کے بھر کے ممالک کے جو سربراہان آتے رہے ہیں وہ خطاب کرتے رہے ہیں، تو ان دنوں میں حکومت کو کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ رینوویٹ کریں قومی اسمبلی کے حال کو، لیکن ان دنوں میں حکومت کو ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت حال کو وزارت خارجہ کے حوالے ہی رکھنا چاہ رہی ہے 1-2 مہینے، تاکہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا جائے اور ہمارے پاس ایک جواز ہو کہ جی قومی اسمبلی میں تو رینوویشن چل رہی ہے وزرائے خارجہ کی کانفرنس کے لیے، تو اب اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ یہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اسد کیسر نے خود کہا ہے۔ تو بہرحال ایک تو قومی اسمبلی کے حال کو بزی رکھا ہوا ہے، انگیج رکھا ہوا ہے، وزارت خارجہ کے حوالے کیا ہوا ہے تاکہ قومی اسمبلی کے اجلاس قومی اسمبلی کا نہ بلایا جا سکے فی الحال، اور یعنی 23 مارچ تک ظاہر ہے ابھی رینوویشن چل رہی ہے، تو 23 دن رینوویشن چلے گی، پورا مہینہ، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے سین۔ تو لیکن اپوزیشن کسی بھی وقت تحریک عدم اعتماد جمع کرا سکتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اجلاس چل رہا ہو تو ان دنوں میں جمع کرائی جائے، کسی بھی وقت چاہے اجلاس ہو نہ ہو، اپوزیشن قومی اسمبلی کے سیکٹری کے پاس جا کر تحریک عدم اعتماد جمع کرا سکتی ہے۔ اچھا، اس میں رولز میں یہ ہے، میں نے جو معلوم کیا کہ وزیر اعظم کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جائے گی تو اس کے لیے 7 دن ہیں کہ 7 دن میں تحریک عدم اعتماد جمع ہو جانے کے بعد 7 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہوتا ہے اور اس پر فیصلہ کرانا، ووٹنگ کرانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد لائی جائے، پیش کی جائے، تو تحریک عدم اعتماد پیش ہو جانے کے بعد 14 دن کے اندر پھر اجلاس بنانا ہوتا ہے، یعنی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر 14 دن کے اندر اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر 7 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہوتا ہے اور اس پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو حکومت نے ایک پلان یہ کہ حال انگیج کر دیا ہے، حال کو بزی رکھ دیا ہے رینوویشن کے بہانے۔ دوسرا پلان حکومت یہ بنا رہی ہے کہ اپوزیشن کے بندے توڑیں، اپوزیشن کے بندے اس سینس میں توڑیں کہ بھئی کلیم کیا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ جی اپوزیشن کے نون لیگ کے اسپیشلی 7 بندے حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ تو مجھے جوک لگ رہا ہے حکومت کا، وہ اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ 2 درجن لوگ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ نون لیگ سے ٹکٹ لینے کے خواہش مند ہیں، نون لیگ میں جانا چاہ رہے ہیں، تو نون لیگ کے بندے حکومت میں کیوں آئیں گے بھائی؟ یہ تھوڑی سی بات سمجھ میں، مجھے سینس سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب پی ٹی آئی کے اپنے بندے خوش نہیں ہیں پی ٹی آئی سے، تو نون لیگ کے لوگوں نے، نون لیگ کے ممبران نے ایسی کیا چمک دیکھی پی ٹی آئی میں، جو پی ٹی آئی نے بڑا تیر مارا ہے، لوگوں کو، اپنے لوگوں کو خوش کیا ہے، عوام کو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں کہ بھئی بس ہے تو پی ٹی آئی زوال پذیر دیکھ کر بھی، عمران خان کی کرسی کو خطرہ دیکھ کر نون لیگ کے بندے کیوں جائیں گے پی ٹی آئی میں؟ پی ٹی آئی نے کیا دینا ہے نون لیگ کے لوگوں کو؟ نون لیگ میں لوگ آنے کے لیے تیار ہیں، نون لیگ کے کیسے جائیں گے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو مجھے یہ حکومت کا
एक साइकोलॉजिकल एक हमला अटैक समझे, या पॉलिसी जो है वो नज़र आ रही है, समझ में आ रही है कि हुकूमत सिर्फ दावा कर रही है ताकि एक मोराल जो है वो डाउन किया जा सके अपोजिशन के अरकान का, और हुकूमत के अरकान का मोराल अप किया जा सके। एक नफसियाती जंग जिसको कहें हुकूमत करना चाह रही है। तो हुकूमत का ये दावा है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं कि उनमें वज़रा शरीक हुए हैं, और प्लान ये बनाया गया है कि जी वज़रा जो हैं इंडिविजुअली नून लीग के लोगों के साथ, अपोजिशन के लोगों के साथ जिनका ताल्लुक पंजाब से और KPK से है स्पेशली, उनके साथ रब्ता करें और राब्ते में रहें उनके साथ, और उनको PTI में PTI की हिमायत के लिए कहे या PTI में शामिल करें। ये दावा है। ये तो 3.5 सालों से वैसे दावे चलते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक बंदा PTI में नहीं गया नून लीग का, तो अब क्यों जाएंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो बहरहाल हुकूमत का दावा है, अपोजिशन का अपना अलग दावा है। यानी अपोजिशन अलग दावा कर रही है कि हुकूमत के 2-2 दर्जन लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। काफ लीग अलग दावा कर चुकी है कि भाई हमारे साथ भी काफ लीग के 11 लोग आने के लिए तैयार हैं। यानी जो हुकूमत की इत्तेहादी है वो हुकूमत के लोगों को अपोजिशन में लाने के लिए का दावा कर रही है, तो हुकूमत फिर अलग अपना दावा कर रही है। तो बहरहाल ये दावे शावे तो चलते रहेंगे, लेकिन ये एक दूसरा प्लान है हुकूमत का कि इस तरह की जंग भी की जाए, मोरल डाउन किया जाए अपोजिशन के अरकान का, और फिर जहांगीर तरीन जो मुल्क से बाहर चले गए हैं उसका भी हुकूमत ये यानी अपोजिशन को ये बावर कराने में कामयाब हो रही है। इस वक्त बावर करा रही है कि जी ये देखें जहांगीर तरीन चले गए हैं तो अपोजिशन बड़ी परेशान है, तो पता नहीं क्या होगा। जहांगीर तरीन ओन चौधरी का मैं पढ़ रहा था, जहांगीर तरीन बोल के गए हैं इनको कि भाई राब्ते में रहें, मुत्तहद भी रहें और राब्ते में भी रहें, एक दूसरे के साथ भी और मेरे साथ भी, मैं भी राब्ते में रहूँगा, तो 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाऊँगा। तारीख अदम एतमाद तो अब ज़ाहिर 15 दिन के बाद जमा होगी, तो उसके बाद भी 1 हफ्ता होगा, तो महीना तो ज़ाहिर महीने से तो पहले ही आ जाएंगे, उम्मीद तो यही है। लेकिन जहांगीर तरीन अगर लंदन में भी रहें, जहांगीर तरीन तो रुकने कौमी असम्बली है ही नहीं, उसने वोट तो उन्होंने देना नहीं है, तो उन्होंने तो आर्डर देना है। आर्डर तो लंदन से भी, फैसला तो लंदन से भी दे सकते हैं, क्योंकि पहले मीटिंग कर चुके हैं वो अपने मेंबरान से, और अपने उनके जो साथी हैं वो फैसलों का अख्तियार जहांगीर तरीन को दे चुके हैं। मामला तो टेलीफोन पर भी तय हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जहांगीर तरीन मुल्क में मौजूद हों तो जहांगीर तरीन का ग्रुप जो है वो तब अपोजिशन की हिमायत करे, अगर मुल्क में मौजूद ना हो तो वो हिमायत नहीं करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो बहरहाल हुकूमत के ये प्लान है, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने कभी CEC का इजलास बुलाए जा रहे हैं, कभी तर्जुमानों का इजलास बुलाए जा रहे हैं, कभी स्ट्रैटेजी हिकमत अमली कमेटी का इजलास बुलाए जा रहे हैं, और इस पे मुशावरत की जा रही है कि किस तरह इसको काउंटर किया जा सकता है। हुकूमत को वैसे काउंटर करने के लिए उसूली तौर पर करना तो ये चाहिए कि भाई इत्तेहादियों से राब्ते करें, इत्तेहादियों को एतमाद मिले, इत्तेहादियों को रिजर्वेशन दूर करें, उनको कहें कि भाई हुकूमत का साथ न छोड़ें और वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ दें, अपोजिशन में न जाएं हुकूमत को। लेकिन वो हुकूमत कर नहीं रही। हुकूमत को करना तो ये चाहिए कि अपने जो नाराज़ अरकान हैं जहांगीर तरीन ग्रुप, उनके साथ रब्ता करना चाहिए, उनको एतमाद में लेना चाहिए, उनके रिजर्वेशन दूर करना चाहिए। लेकिन ये भी हुकूमत नहीं कर रही। हुकूमत को करना तो ये चाहिए, हिकमत अमली तो ये बनानी चाहिए कि जो PTI के नून लीग के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं, हजरात हैं या अरकान हैं, उनको हुकूमत संभाले। उनको संभालने की बजाय अपोजिशन को काउंटर करने का प्लान ये बनाया जा रहा है कि जी कभी कौमी असम्बली के हाल को इंगेज रखा जा रहा है महीने 2 महीने के लिए कि इजलास न बुलाया जा सके। और वैसे इजलास उसूली तौर पर कौमी असम्बली का हाल अगर बिजी है तो कहीं बाहर भी बुलाया जा सकता है, लेकिन वो ज़ाहिर इंतज़ामात इतने हैं नहीं हमारे यहाँ। तो लेकिन एक प्लान और भी हुकूमत का है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। खुर्शीद शाह अब प्लान जो है, खुर्शीद शाह ने जो नया प्लान दिया था कि स्पीकर को पहले हटाया जाए, असद कैसर को, क्योंकि रूलिंग असद कैसर ने देनी है कि तहरीक कामयाब हुई या नहीं हुई।
अगर तहरीक कामयाब होने की सूरत में भी अगर रूलिंग दे दें स्पीकर, क्योंकि स्पीकर के किरदार ऐसा रहा है माजी में कि कोरम पूरा नहीं होता, अपोजिशन चैलेंज कर रही होती है, स्पीकर रूलिंग दे देते हैं कि जी कोरम पूरा, इजलास जारी रखो। अगर कानून साजी हो रही है, हुकूमत के पास अरकान नहीं है, तादाद पूरी नहीं है, अपोजिशन की तादाद ज़्यादा है, स्पीकर रूलिंग दे देते हैं जी अपोजिशन हार गई, हुकूमत जीत गई, हुकूमत के अरकान ज़्यादा हैं। अपोजिशन चैलेंज करती रही है बार बार स्पीकर की रूलिंग को कि स्पीकर गलत रूलिंग दे रहे हैं, बंदे हमारे ज़्यादा हैं, अपोजिशन के ज़्यादा हैं, स्पीकर कह रहे हैं कि हुकूमत के ज़्यादा हैं। तो ये माजी में इस तरह के सीन हमने देखे हैं। स्पीकर ने ये काम किया है, पहले भी बार बार मुतअद्दिद बार किया है। तो स्पीकर पर अपोजिशन को कोई भरोसा नहीं है। अपोजिशन ये खदशा अपोजिशन का अपनी जगह बजा है कि स्पीकर गलत रूलिंग भी दे सकते हैं। और अभी को मुझे किसी दोस्त ने बताया, मैंने खुद तो नहीं पढ़ा, कि बाबर अवान के लिए भी कह दिया कि जी बाबर अवान भी कह रहा है कि जी स्पीकर जैसे ही तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए लॉबीज में लोग जाएंगे और बाहर आएंगे तो स्पीकर रूलिंग दे देंगे कि जी तहरीक नाकाम हो गई। फिर अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन रहेगा? कोई ऑप्शन नहीं है। स्पीकर की रूलिंग को किसी अदालत में, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये हुकूमत के प्लान है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को किसी तरह भी जुगाड़ करके भी, गलत रूलिंग देकर भी किसी तरह किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके। लेकिन अपोजिशन भी बहरहाल तय कर चुकी है कि हमने अब तहरीक अदम एतमाद लानी है और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब भी बनाना है। लेकिन अभी अपोजिशन ने यह फैसला करना बाकी है कि पहले स्पीकर को हटाया जाएगा, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, या डायरेक्ट वज़ीर आज़म के खिलाफ या उस्मान बुज़दार के खिलाफ। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।